कल वाली क्लास में हमने ये सब देखा था, आपको ध्यान होगा मैंने ये अभी बोर्ड पे लिखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। जैसे मान लो मैंने बाहर वाले को नंबर 1 माना एंड ये अंदर वाले को नंबर 2 माना। दोनों काफी बड़े हैं लेकिन इनकी लेंथ मैं बोल देता हूं L है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2। ये हमने मान लिया। तो कल मैंने एक चीज कैलकुलेट करनी सिखा दी थी और एक चीज आपसे पूछी थी। हमने जो कल कैलकुलेट किया था दैट वाज M2 विद रेस्पेक्ट टू 1, सेकंड का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब अगर मैं फर्स्ट में करंट भेजूं तो सेकंड में से फ्लक्स लिख के। और मैंने जो आपको होमवर्क में दिया था वो दिया था M1 विद रेस्पेक्ट टू 2। बताओ भाई दिमाग में है क्या ये चीजें? ये चल रहा था कल की क्लास में। अरे जवाब देने में इतना टाइम मत लगाओ, थोड़े से एक्टिव रहो। यस सर। ठीक है। क्या हमने ये वाला पूरा कैलकुलेट कर लिया था? ये वाला इधर वाला है ना। हमने बाहर वाले में करंट आई भेजा, उसके बाद उस आई की वजह से बीच में बी लिखा, वो आया था म्यू नॉट N1 आई। उसके बाद फिर सेकंड में से फ्लक्स लिखा, म्यूचुअल फ्लक्स, और वो हो गया था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू L इंटू बी और इंटू एरिया ऑफ इनर सोलेनोइड। ये अगर शायद हमने रेडियस स्मॉल r माना हो और ये कैपिटल R माना हो तो ये एरिया हो गया था पाई r स्क्वायर। और इसको फिर थोड़ा ढंग से लिखा तो ये बना म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई r स्क्वायर L और इंटू I। यह आ गया था म्यूचुअल फ्लक्स। लेकिन आखिरी स्टेप था कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और फाई बाई आई जो करोगे वही M होगा। तो इस तरह से हमने M21 निकाला। M21 आया म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई r स्क्वायर L, और पाई r स्क्वायर L था इनर सोलेनोइड का वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूले की तरह कल बता दिया था कि नहीं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड होता है म्यू नॉट N1 N2 इस अरेंजमेंट का। ठीक है, ये बता दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि इस केस में ये कैलकुलेट करना भी पॉसिबल है। हमने एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ी थी, एक कैलकुलेट हो जाए तो दूसरा भी उतना ही होगा। लेकिन इस केस में दूसरा कैलकुलेट करना भी पॉसिबल है। कारण है कि सोलेनोइड कैसे हैं? लॉन्ग, और लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर फील्ड कांस्टेंट होता है और बाहर फील्ड 0 होता है। अब देखो M12 निकालते हैं हम। क्या किसी बच्चे ने घर से ट्राई किया क्या M12 कैसे निकालना होता है? M12 यार मैं एक आधा काम देता हूं क्लास में, जैसे कोई क्लास चल रही है उसमें कि आज एक आधा काम दिया। ये बताओ ना किसी भी बच्चे ने किया था M12? गर्वित आपने किया ही ट्राई M12? वैसे ये याद है कल मैंने कहा था कि ये करने के लिए कि इसमें करंट भेज के फिर पूरे में से फ्लक्स निकाल के करना है ना। यस। ठीक है, और मैं पूछता हूं किसी से, रिचा हो क्लास में? रिचा चलो कोई बात नहीं यार, ये करने चाहिए आपको। मैं एक एक तो छोटे छोटे तो काम देता हूं करने के लिए, अब फिर इसमें फिर टाइम जाएगा। M12 का मतलब है सेकंड में करंट भेजो। सपोज कीजिए ये जो छोटे वाला सोलेनोइड है, मान लो मैंने इसमें करंट भेजा, इसमें ये टर्म्स हैं, और इसमें करंट भेजा I। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पूरे लूप में लिखना है क्योंकि फ्लक्स वहां निकालना होगा। तो एक लॉन्ग सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के अंदर तो B यूनिफॉर्म होगा, वो तो होगा म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I। लेकिन सोलेनोइड के बाहर B कितना होगा? दोनों साइड। लॉन्ग सोलेनोइड में सोलेनोइड के बाहर जो B होता है वो 0 होता है। ध्यान है कि नहीं? ACL से प्रूव की थी ये बात भी। हाँ जी, रिजल्ट याद है ये। शॉर्ट सोलेनोइड हो तो बाहर नॉन जीरो होता है क्योंकि फील्ड लाइन घूम के आती है। लॉन्ग सोलेनोइड के बाहर भी 0 होता है। तो अब देखो, अब इसको भूल जाओ बीच वाले को। अब मुझे फ्लक्स लिखना है पहले में से, दूसरे में करंट भेज के पहले में से फ्लक्स लिखना है। तो पहले का आप कोई भी एक लूप लोगे, मान लो ये मैंने लूप लिया फर्स्ट का, सपोज कीजिए मैंने ये वाला लूप लिया। हालांकि उस लूप का पूरा एरिया तो है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, लेकिन इस पार्ट में भी B नहीं है और इस पार्ट में भी B नहीं है। तो जो हमारे काम का एरिया होगा वो तो केवल ये वाला बनेगा, ये वाला एरिया।
कितना एरिया है बीच वाला जिसमें से फ्लक्स है, कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें से जब आप फ्लक्स लिखोगे एक टर्म में से तो होगा बीच वाला बी, बीच वाला बी मतलब म्यू नॉट इंटू N2 इंटू आई, और केवल बीच का एरिया, पूरा एरिया नहीं लेना है। चाहे लूप का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो, लेकिन हमें उतना एरिया लेना है जिसमें से फील्ड है। और टोटल लिखना होता है इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, और इस बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N1 इंटू एल। आप बताएं क्या म्यूचुअल फ्लक्स लिखना आ गया कि नहीं? ठीक है, मतलब मैं हाँ, कल जैसे एक क्वेश्चन करवाया था, मैं कर रहा हूं रिपीट ही। दो कॉइल ली थी, एक ये और एक ये, मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। हमने M2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लिया था कि भाई 1 में करंट भेज के 2 उसके सेंटर पे है, B लिखा और फ्लक्स लिखा और हो गया। लेकिन क्या 2 में करंट भेज के 1 को निकाल पाना आसान था? अगर मैं 2 में करंट भेजता तो वहां तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो M1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आसान है। परंतु रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, उनमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों की वैल्यू बिल्कुल ही सेम होगी। क्लियर ना ये बात? तो यहां तक। लेकिन आज इस लॉन्ग सोलेनोइड वाले केस में दोनों निकालने पॉसिबल है। M2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 में करंट भेज के 2 में निकालना, वो तो हमने कल ही कर लिया था। फिर मैंने होमवर्क दिया था M1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालने का। तो अगर आप M1 निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू 2, उसके लिए 1 में से फ्लक्स निकालना होगा 2 में करंट भेज के। तो आपने 2 में कोई करंट भेजा आई, उसकी वजह से फील्ड इतने पार्ट में तो म्यू नॉट N2 आई, और बाहर क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड है तो बाहर 0। अब आप इस लूप को देखो, इस लूप को, यहां भी 0, यहां भी 0, केवल बीच बीच के पार्ट में भी है। तो जब पूरे में से फ्लक्स लिखेंगे, पूरे में से, तो पूरा एरिया काउंट नहीं करना, मुझे केवल बीच का एरिया लेना होगा जहां फील्ड है, और वो एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स होगा एक लूप, एक टर्म में से बी तो ब्लू वाले का है बीच का इतना, इंटू एरिया बी डॉट ए, बी ए कोस 0, और इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाले पे N1L। तो आप बताओ कि आपको ये म्यूचुअल फ्लक्स लिखना आ गया कि नहीं? सेकंड में, सेकंड की वजह से फर्स्ट में से फ्लक्स। यस सर। अब इस म्यूचुअल फ्लक्स को फिर उसी तरह अगर आप देखते हैं तो ये बना म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर स्क्वायर एल और इंटू आई। आखिरी स्टेप क्या करना होता है? लास्ट स्टेप 5 बाई आई एम होगा। तो अगर आप 5 बाई आई करोगे तो क्या ये एम बिल्कुल सेम आ गया कि नहीं? यानी कि चाहे आप बाहर वाले से करंट भेजो, चाहे बाहर वाले से करंट, क्या कोई कुछ पूछ रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, दोबारा बोलो 1 मिनट, क्या कह रहे हो? को एंट्री नहीं मिल रही, हो गई। ठीक है ठीक है। तो रिचा ये समझ लिया कि ये नहीं समझा है जो मैंने अभी बताया? समझ लिया सर, मैं नहीं बोला था, रिपीट कर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक चीज सुनो, कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि M21 निकाला तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड आया म्यू नॉट N1 N2। M12 निकालेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आउटर सोलेनोइड। ना, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बार फॉर्मूला ये बनेगा, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम से दोनों सेम आएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2। बताओ भैया दोनों प्रूफ क्लियर हो गए कि नहीं? ठीक है। और एक तरह से रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी प्रूव हो रही है यहां से कि हाँ भाई ये निकालो तो ये निकालो, दोनों बातें बिल्कुल ही सेम आनी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक चीज ये, अगले वीक आपका एनसीईआरटी चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, चैप्टर 2 का। मैंने चैप्टर 1 का टेस्ट लिया और जानबूझ के एक भी सवाल नया नहीं दिया, जानबूझ कर बिल्कुल आपको मिल गया होगा ना वो। पहले 26 सवाल सीपीपी 32, फिर 27 to 41 सीपीपी 31, 42 to 45 सीपीपी 30, देखा था वो। तो एक भी सवाल नया ना देने का पर्पज ये था कि आप रिवीजन भी करके आते हैं कि नहीं टेस्ट में। और कम बच्चों ने पेपर दिया, जिन्होंने भी दिया मैंने वो रैंक लिस्ट आपको भेज दी थी। और अगली बार मैं फिर से ये कह रहा हूं
चैप्टर 2 का टेस्ट होगा तो फिर से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, सारे नहीं कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो एटलीस्ट आप रिवीजन करके रखें ताकि उसमें स्कोर अच्छा हो। नेक्स्ट वीक अभी मंडे के बाद करोगे कि नहीं, पहले बताओ, टेस्ट दोगे कि नहीं सेकंड चैप्टर का? गर्वित ये दिया था आपने ये वाला टेस्ट? नो सर। क्यों नहीं दिया यार? सर गलती से टाइम कर दे दिया, शाम को लगा 7 बजे। अच्छा चलो ठीक है, तो अब जरूर दें भाई सभी बच्चे टेस्ट नंबर टेस्ट नंबर सेकंड जो होगा सेकंड चैप्टर का वो जरूर दें सभी। चलिए अब एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं यहाँ पे, सोलेनॉइड मैंने अभी पढ़ाया, और ये मयंक और आजाद ये तो कोई टेस्ट ही नहीं देते, कभी कभार को एक आदत दिया हो तो दियो। क्लास में आते हैं क्या ये मयंक और आजाद? ये क्लास में भी नहीं आते, ये टेस्ट भी नहीं देते। बस फिजिक्स की क्लास में नहीं आते या औरों में भी नहीं आ रहे हैं? और मैं भी नहीं आता। अच्छा जी, ये क्या कर दिया इन्होंने, ये देखो मैंने एक चेंज कर दिया। क्वेश्चन ये दिया कि बाहर वाला तो लॉन्ग सोलेनॉइड है लेकिन अंदर वाला शॉर्ट सोलेनॉइड, कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस कॉमन है, कोएक्सियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 और इस शॉर्ट वाले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2। इसकी लेंथ है L1 लॉन्ग सोलेनॉइड की और शॉर्ट की लेंथ है L2, L1 काफी बड़ा है L2 से। ये रेडियस है कैपिटल R और ये वाला रेडियस है स्मॉल r। अब आपको इस अरेंजमेंट की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। पिछली बार मैंने दोनों बड़े लिए थे, इस बार ये एक छोटा ले लिया। अब फिर से हम कोशिश करें M12 और M21 दोनों तरीके सीखने की, कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। एक बार हम कोशिश करें ये चीजें निकालने की। मान लो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूं M2 विद रेस्पेक्ट टू 1, चलो मैं पहले चलता हूं M1 विद रेस्पेक्ट टू 2 पे। अगर मैं लिखता हूं M1 विद रेस्पेक्ट टू 2 तो किस में करंट भेजना है, 2 में या 1 में? बताओ यार। अगर मैं लिखता हूं M1 विद रेस्पेक्ट टू 2 तो हमें करंट किस में भेजना है, 1 में कि 2 में? इसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो म्यूचुअल फ्लक्स निकालना होगा। हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही यार आपकी, बोलो क्या कह रहे हो? N2 से ऊपर ये शॉर्ट, ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है। क्या किसी को क्लियर नहीं दिख रहा क्या वीडियो? बताओ एक मिनट। दिख रहा है सर क्लियर। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू 1 बाय सेंडिंग ए करंट इन 2, ये मतलब होता है इसका, बाय सेंडिंग ए करंट इन 2। अगर मैं M12 कहीं लिखता हूं तो इसका मतलब है कि 2 में करंट भेज के 1 में से निकालो। 2 मैंने अंदर वाला माना। अब यूं बताओ, अगर मैं अंदर वाले में करंट भेजूं, सपोज कीजिए अंदर कुछ टर्न्स हैं N2 पर यूनिट लेंथ, इसमें मैंने करंट I भेजा, तो क्या B लिखना पॉसिबल है कि नहीं? क्या बाहर भी 0 होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो ये बताओ, क्या इससे बाहर भी लिखना पॉसिबल है? 0 है कि नॉन जीरो, ये बताओ। 0 होता है लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर, शॉर्ट सोलेनॉइड के बाहर कभी 0 नहीं होता है। शॉर्ट सोलेनॉइड की जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे निकल के आएंगी यूं और यूं जाएंगी। शॉर्ट सोलेनॉइड के बाहर नॉन जीरो होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो म्यूचुअल फ्लक्स लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार म्यूचुअल फ्लक्स लिखता तो मैं उसको आई से डिवाइड करता तो ही आता। दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। अगर आप 2 में करंट भेजेंगे
तो उसकी वजह से बी लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से 1 में से फ्लक्स लिखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट कर लूं M21 तो वो आसान रहेगा। अगर M21 मैंने बोला तो अब बताओ करंट किस में सेंड करें? M21 में बताओ, M21 अगर मैंने बोल दिया तो करंट किस में सेंड करें? बोलो, अभी तो सिखाए। M21 अगर बोला तो करंट किस में सेंड करें? 1 में। सेंड करंट इन 1 है बाहर वाला। अब देखो आसान हो गया ये सवाल, अब आसान हो गया। कैसे? कि आपने बाहर वाले में करंट आई भेजा, उसके लिए अंदर लॉन्ग सोलेनोइड है तो उसके बाहर तो बी जीरो होगा और वहां मुझे जरूरत भी नहीं थी, और उसके अंदर जो बी होगा वो होगा म्यू0 इंटू एन की जगह N1 और आई, और बी यूनिफॉर्म होता है अंदर। बी यूनिफॉर्म है तो इसमें से फ्लक्स लिखना आसान है। फ्लक्स थ्रू 1 ना 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये लिखना आसान है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2L इंटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न बी डॉट ए, तो बी है म्यू0 N1 आई और इंटू ए इंटू कोस जीरो। अब एरिया अंदर वाले का लेना क्योंकि अंदर वाले में से फ्लक्स लिख रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल फ्लक्स आया फाई म्यूचुअल, ये आ रहा है म्यू0 N1 N2, एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू एल और आई। आप बताओ ये फाई म्यूचुअल लिखना आया कि नहीं आया समझ में, अगर बाहर वाले में करंट भेजते हैं तो? ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज फाई म्यूचुअल डिवाइडेड बाई आई, फाई म्यूचुअल डिवाइडेड बाई आई कितना आया म्यूचुअल इंडक्टेंस इस अरेंजमेंट का? ये हमने कैलकुलेट किया M2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये आ गया म्यू0 N1 N2 इंटू वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड। क्या सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं, चाहे अंदर वाला छोटा हो? हाँ भाई, दोनों लॉन्ग थे तब भी यही फॉर्मूला आ रहा था। अच्छा, ये L कौन सा है? इसके टर्न लेने, इसके टर्न है, इसकी लेंथ है L2, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए N2 इंटू L2, तो ये L2 है, तो ये L2 है मतलब अंदर वाले सोलेनोइड का वॉल्यूम। अभी मैंने दो बड़े सोलेनोइड लिए तब क्या फॉर्मूला निकल के आया था? दोनों लॉन्ग सोलेनोइड लिए तब भी आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड आया था म्यू0 N1 N2, और फिलहाल भी यही आया म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड म्यू0 N1 N2, चाहे ये छोटा हो। अभी बताओ क्लियर हो गया ये? यस सर। अब इसमें यूं बताओ, सवाल में म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझसे नहीं पूछा, क्वेश्चन आपका यूं बन के आ जाए कि यही सेम अरेंजमेंट है और इनर सोलेनोइड में करंट फ्लो करवा रखा है आई, और केवल आपसे यूं पूछ लिया कि फ्लक्स थ्रू आउटर सोलेनोइड कितना होगा, इसका क्या जवाब होगा? जो कैलकुलेट कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। मुझसे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पूछा, मुझे ये दिया गया कि अगर मैं इनर सोलेनोइड में आई करंट भेज दूं तो आउटर सोलेनोइड में से फ्लक्स कितना होगा, ये बताओ बस। ये केवल और केवल ये पूछा आपसे। बताओ। अब कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है लेकिन फिर भी सवाल में पूछ लिया तो आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज कीजिए। इसमें आई करंट भेज के बाहर वाले में से जो फ्लक्स होगा वो सेम उतना ही होगा जितना कि बाहर वाले में आई करंट भेज के अंदर वाले में से फ्लक्स होगा, और बाहर वाले में आई करंट भेज के अंदर वाले का फ्लक्स अभी आपने लिखा था, बाहर वाले में आई करंट भेज के अंदर वाले का फ्लक्स आपने अभी लिखा था ना, म्यू0 N1 इंटू पाई आर स्क्वायर L2 इंटू आई। सिमिलरली बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये जो फ्लक्स होगा वो भी यही होगा म्यू0 N1 N2 पाई आर स्क्वायर L2 और इंटू आई। चाहे हम उसको मैथमेटिकली निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। जो बाहर आई करंट भेज के अंदर से फ्लक्स आया वही सेम फ्लक्स अंदर आई करंट भेज के बाहर से होगा। तो बताओ ये वाला सवाल आया समझ में कि अगर इतना पूछ लिया गया तो कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो ये लगभग मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना सिखाया है। कभी सिंपल कॉइल ले ली, कभी ये सोलेनोइड ले लिए, इस तरह के अरेंजमेंट में। सेल्फ पे अभी चलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस अभी नहीं, आज की क्लास में म्यूचुअल वाला ही काम आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब देखो
इंडक्शन, इसमें चार चीजें हैं जो हम अभी चला रहे हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो ये है कि भाई दो कॉइल बैठे हैं, ये 1 ये 2, अगर 1 में करंट भेजा I तो 2 में जो फ्लक्स होगा वो म्यूचुअल फ्लक्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, और यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हमने बोल दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस I। एक चीज जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, यूज करूंगा, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें क्या है कि एक लूप है, खुद ही उसमें करंट है I, और उसमें से जो सेल्फ फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसे बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है, अब दोनों में एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। पहले मैं इस साइड वाला काम फिनिश करके फिर उधर चलूंगा। यहां बोलते हैं अगली चीज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां जो अगली चीज है दैट इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड यहां जो अगली चीज होगी दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैं बात करूं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो फ्लक्स रूल क्या कहता है हमें? फ्लक्स रूल कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस तो केवल डायरेक्शन बताने के लिए है, डी फाई बाई डी टी, तो जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ये होगा। और इधर जब पढ़ेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ये हमारी सीक्वेंस है। तो हमारा आज का अगला टॉपिक क्या होगा, बोलो क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना सीख लिया, वो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। अब उसका यूज करंट इंड्यूस करवाने में, वो पार्ट हम देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारा अगला पार्ट होगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें क्या होगा कि भाई अगर ये कोई कॉइल है, कॉइल नंबर 1, ये इसके बगल में कोई कॉइल है, कॉइल नंबर 2। सपोज कॉइल नंबर 1 में करंट जा रहा है I1, उस I1 की वजह से यहां फील्ड है B1, उस I1 की वजह से यहां फील्ड है B1, उस B1 की वजह से यहां फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू 2 ड्यू टू 1, वो है φ21। φ21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B1 के, क्योंकि फ्लक्स होता है B डॉट ए। φ21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B1 के, और B1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के, तो इस वजह से जो φ21 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 के। और यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज करते हैं उसका सिंबल है m(2) विद रेस्पेक्ट टू 1। ये तो पिछला टॉपिक था जो हमने अभी तक पढ़ा, 1 to 2 1। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कैसे लिखी है? ठीक है, बाकी फर्क पड़ता नहीं 2 1 1 2 लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि M12 और M21 दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। मान लो ये जो करंट है, पहला करंट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये करंट चेंज हो रहा है, तो मुझे बात करनी है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। फ्लक्स रूल कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये सेकंड में इंड्यूस होगा ड्यू टू 1, सेकंड में इंड्यूस होगा पहले की वजह से। मोड इसलिए लगाया है कि नेगेटिव तो फिर डायरेक्शन वगैरह बताता है। ये बना डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू I1, एम तो 2 1 लिखो, 1 2 बिल्कुल सेम है। अब आप बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू करंट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। क्या हमने इतनी बार ये देखा कि आई तो हमेशा कट लेना है लास्ट में? मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर आई ना कटे तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। आप आई भेज के फ्लक्स लिखते हो, फिर फ्लक्स को आई से डिवाइड करते हो, उससे जो कांस्टेंट आता है वो आई से इंडिपेंडेंट आता है। आई भेज के फ्लक्स लिखा, फ्लक्स को आई से डिवाइड किया, तो ये एम तो कांस्टेंट की तरह होता है, ये बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव होता है ये, और ये बचेगा डी आई वन बाई डी टी।
मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टू विद रिस्पेक्ट टू वन, एम उन दोनों का जो एम है इनटू मॉडुलस ऑफ di1 बाई dt। इस ईएमएफ को नाम दिया जाता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कुछ नहीं है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जैसे मैं इस पे एक दो क्वेश्चन लेता हूं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक से। पेज नंबर 230, ये बुक निकाल लो एक बार, एनसीईआरटी पेज नंबर 230। एंड क्वेश्चन नंबर 6.9, पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 6.9, ये हम देखें। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स has a mutual inductance of 1.5 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पहले से दे दिया 1.5 हेनरी है। द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। ये दो कॉइल है, इनका आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे दिया, वो 1-2 हो कि 2-1 हो, दोनों सेम होंगे। और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सवाल में दिया है 1.5 हेनरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहता है, बुक खोल ली ना आपने, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना वहां से। अब ये लिखता है, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। मतलब इसमें बोला गया कि करंट 0 से 20 एम्पियर तक गया इन 0.5 सेकेंड। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। What is the change of flux linkage with the other coil? ये क्या चीज है? इन्होंने EMF तो पूछा नहीं हमसे, इन्होंने तो कुछ और बोल दिया। What is the change of flux linkage with the other coil? हाँ जी, कैसे निकाले change of flux linkage? देखो, सबसे पहले आप ये बताओ कि EMF कितना इंड्यूस हुआ होगा। अगर मैं ये डेफिनेशन यूज करूं, EMF इंड्यूस कितना हुआ होगा? अगर मान लो ये पूछा होता, m कितना दिया है 1.5 हेनरी इंटू मॉडुलस ऑफ डी आई बाई डी टी। डी आई मतलब चेंज इन आई। चेंज इन आई यहां से देखो, पहली कॉइल का करंट कितना चेंज हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी केवल 0 से 20, तो डी आई की वैल्यू है 20। और कितने टाइम में चेंज हुआ है डी टी 0.5 से गया 3। तो जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो आपको दिख रहा होगा, कितने वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसमें, कितने वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है 60 वोल्ट। पहले आप ये बताओ क्या यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं? हमें क्लियर है सभी को ये ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ? यस सर। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंकेज हुआ उसमें कितना चेंज हुआ, दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंकेज हुआ उसमें कितना चेंज हुआ, ये बताना है। ये कैसे बताएं, बताओ। फ्लक्स लिंकेज में कितना चेंज हुआ, ये देखो यहां पे, ये ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, d5 बाई dt। तो d5 है चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब वो d5 पूछना चाह रहे हैं आपसे। चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज का मतलब वो केवल d5 पूछना चाह रहे हैं। या आप यहां से देख लो, यहां से देख लो, एक ही बात है। वो तो ईएमएफ मैंने कैलकुलेट करवा दिया इसलिए मैं इस पे जा रहा था। आप फ्लक्स लिंकेज में चेंज यहां से देख सकते हो भाई। फाई का फॉर्मूला होता है m इंटू आई। फाई का फॉर्मूला होता है m इंटू आई। इनिशियली कितना फ्लक्स था जब I 0 था, जब I 0 था तो फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया 0। फाइनली कितना फ्लक्स है, I कितना हो गया 20 इंटू एम, एम ये रहा 20 इंटू 1.5 30। यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, एसआई यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, भाई ये भी भूल गए। और मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर, तो 30 वेबर। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा आ गया और ये आंसर आया 30। अब देखो मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन के आ जाए और ये लिखाओ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इन एसआई यूनिट।
तो आधी क्लास तो ये ईएमएफ तक ही पहुंच जाती है, बोलो हमने तो ये सीखा, ये टिक करिए, जबकि ये यहां से आएगा। अच्छा, अगर आपको इससे नहीं जाना तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, डी फाई बराबर ई इंटू डी टी। अगर आप ईएमएफ ही निकाल लिया है तो ई इंटू डी टी कर दो। डी टी कितना है 0.5, 60 इंटू 0.5 भी कितना होगा 30 ही होगा। बताओ ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला काम आया क्या समझ में, कैसे सोल्व करना था? ठीक है, मैं अब एक और सवाल आपसे पूछता हूं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे ही। फिर से दो कॉइल ही हम लेंगे। डायग्राम दिया हो ना दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉइल 1 एंड कॉइल 2, ये आपको दो कॉइल्स दी गई है और हमें बोला गया है कि जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकंड कॉइल में ड्यू टू 1, वो हुआ है 20 वोल्ट। ये हमें बोला गया है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकंड कॉइल में पहले की वजह से 20 वोल्ट। कब इंड्यूस हुआ है? जब कॉइल नंबर 1 में एक करंट जा रहा था 2.5 एम्पियर का, ये तब इंड्यूस हुआ है when I1 reverses its direction। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? पहले I1 जिस तरह से फ्लो कर रहा था 2.5 एम्पियर, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दी। कोई टाइम देना पड़ेगा, जैसे 0.1 सेकेंड में उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जो एवरेज ईएमएफ सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हुआ है वो 20 वोल्ट है। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस अरेंजमेंट का आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये कैलकुलेट करना है। सोचिए कैसे होगा। किस तरह से कैलकुलेट होगा? हाँ जी, दिख रहा है बोर्ड? हाँ भाई, मेरी आवाज सुन रही है क्या? यस सर। बीच में Yes, क्या sir. डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में? चलो Yes, ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमारा वैसे जो ऑफिशियल टाइम है वो पूरा भी होने वाला है, हो चुका है, तो हम ये लास्ट फिनिश कर रहे हैं, हालांकि लेट हो गए थे आज स्टार्ट करने में। तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकाले? फिर से वही सेम फॉर्मूला, E21, देखिए सॉल्यूशन देखिए, E21 इज इक्वल टू M इंटू DI1 बाई dt का मोड, है ना? ये लगाना है। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ सेकेंड कॉइल में 20, M आपको निकालना है। DI बताओ कितना होगा? DI 2.5 एम्पियर एक डायरेक्शन में था और उससे 2.5 एम्पियर दूसरी डायरेक्शन में हो गया, तो चेंज इन आई कितना है? किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, सपोज बाद वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, जब ये करंट यूं हुआ होगा तो उसको मैंने बोल दिया कि आई फाइनल है 2.5 एम्पियर, तो आई इनिशियल कितना बोला जाएगा? माइनस 2.5 एम्पियर। समझ गए? डायरेक्शन रिवर्स होना मतलब एक करंट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। चेंज बताओ डेल्टा आई कितना है, डी आई कितना है? आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, बताइए अब। 0। अच्छा, 2.5 में से माइनस 2.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 एम्पियर। 5। जीरो तो तब होता जब कोई चेंज ही नहीं होता, ये तो चेंज हुआ ना, 5 हो गया। अगर कोई बच्चा उसको नेगेटिव माने और इसको पॉजिटिव माने तो भी चेंज प्लस का ही 5 लेना है, क्योंकि हमें मोड़ लेना है यहाँ पे। तो m इंटू 5 और dt कितना है? dt टाइम टेकन 0.1 सेकेंड, 0.1 ऊपर गया तो m आया 2/5 हेनरी। ये आपका निकल के आ गया m 2/5 हेनरी। अभी बताओ क्या ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कैसे सोल्व करने हैं? यस सर।
ठीक है, हमने ये सीख लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते कैसे। ये क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी वही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम निकालते कैसे, और फिर उस एम को निकालने के बाद म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखते हैं, उसका क्या यूज है। अब जो अगली क्लास होगी इस पे ईएमआई पे, उसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना सीखेंगे। तो कल वाले लेक्चर में तो ये पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात ये है कि मैंने वो जो पिछला पेपर लिया, सारे क्वेश्चन पुराने थे, लेकिन क्या आपने दोबारा अब सोल्व करके देख लिए हैं कि नहीं? भाई वो दोबारा दिए हैं तो कम से कम अब तो सोल्व करके देख लीजिए उसे कि किस तरह का वो पेपर था, क्या था क्या नहीं। और अगला जो टेस्ट होगा सेकंड चैप्टर का, एनसीईआरटी चैप्टर 2, उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस पीछे के एज इट इज उठाऊंगा, तो आप अपना रिवीजन करके रखें। ठीक है, थैंक यू।